Hello friends, this is CS Sagar Kasat. दोस्तों, on the request of the students, I am publishing this video on revision of essay 330 of your CA IPCC, CA Intermediate Auditing and Assurance subject. Actually, examination के perspective से this is not applicable for the new course students, but very much applicable for the old course students, and that's why प्लीज बी विद दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड पूरा कवर कीजिए आपका इसे 330 का ऑल एंड 100% पर्सपेक्टिव्स. दिस इज ऑल्सो रिलेवेंट फॉर द न्यू कोर्स स्टूडेंट्स, नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव बट इनडायरेक्टली काफी सारे जगह पे इसके रेफरेंसेस भी देने की जरूरत पड़ती है. एंड इफ एनी प्रोफेशनल इज वॉचिंग आउट दिस वीडियो, डेफिनेटली आप भी बने रह सकते हैं टू कवर अप क्विकली दिस पर्टिकुलर एसे विच यू विल बी वेरी मच एबल टू अप्लाई इन योर प्रोफेशनल लाइफ. चलो गाइस, बिफोर स्टार्टिंग ऑफ विद द एसे 330 बस छोटी सी बात करूंगा. अगर आपको सच में मेरे वीडियोस पसंद आते हैं एंड आपको लग रहा है कि कुछ लेवल तक मैं डेफिनेटली आपके नॉलेज बैंक में कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूं, तो प्लीज डोंट forget to like this video, share this video and do consider to subscribe with this channel because काफी सारे क्वालिटी वीडियोस आर इन लाइन टू कम अप इन योर नॉलेज बैंक. चलो गाइस, अब स्टार्ट करेंगे एसे 330 का क्रिस्पी रिवीजन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिवीजन. चलो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एसे 330 किसके रिगार्डिंग आता है, एक शॉर्ट में कवर कर लेंगे तो आपका एसे 330 का रिलेवेंस तभी आ जाता है जब एसे 315 आपको रिक्वायर करता है टू आइडेंटिफाई एंड द असेस्ड रिस्क. सो सर, दो चीजें हैं ना, एक है 315 जो रिक्वायर करता है आइडेंटिफाई करना, असेस करना, एंड 330 है जो बात करता है उस असेस्ड रिस्क में रिस्पॉन्सेज डिजाइन करना. तो जब मैं आइडेंटिफाई एंड असेस बोल रहा हूं, आइडेंटिफाई करना एंड असेस करना, तो मतलब क्या, तो आइडेंटिफाई करना मतलब तो सिंपल सी बात है, अंडरस्टैंड किया एंटिटी को एंड पता लगाया कि भैया कौन से रिस्क यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, एंड उसके बाद में उसको असेस करना मतलब क्या कि उसका लेवल क्या है. सर वो हायर है, वो सिग्निफिकेंट है या लोअर है, इनका पता लगाना, दैट इज व्हाट योर असेसमेंट ऑफ द रॉम. ये क्यों पता लगना चाहिए सर वो हायर है, सिग्निफिकेंट है या लोअर है, बिकॉज जितना ज्यादा उसका रिस्क रहेगा उतने ज्यादा आपको ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे. क्यों करने पड़ेंगे, बिकॉज ज्यादा रिस्क, ये रिस्क किस में आता है, ये आपका रहता है रॉमम. रॉमम मतलब क्या, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट विच इज अ पार्ट ऑफ योर कॉम्बिनेशन ऑफ इनहेरेंट रिस्क एंड व्हाट योर कंट्रोल रिस्क. और इसी के साथ हम मिलाएंगे डिटेक्शन रिस्क, तो आपका बन जाएगा ऑडिट रिस्क. पता है आपको, अभी जब मैं बोल रहा हूं भाई रिस्क बढ़ रहा है मतलब मेरा ऑडिट रिस्क बढ़ रहा है. अगर ऑडिट रिस्क बढ़ रहा है तो मेरा इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन हो सकता है, तो इसको कम करना पड़ेगा. एंड कम करने के लिए आई विल हैव टू परफॉर्म लॉट ऑडिट प्रोसीजर. एंड जो ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं तो कब करने हैं, जब रिस्क बढ़ रहा है. तो रिस्क कब बढ़ेगा, जब लोअर से हायर हुआ, जब हायर से सिग्निफिकेंट हुआ तो रिस्क बढ़ रहा है ना. एंड दैट इज द रीजन, ये पता होना चाहिए भाई सच में सिग्निफिकेंट है, हायर है या लोअर है. एंड दैट इज द रीजन आप हेल्प कर पाओगे आपको खुद को आपके ऑडिट प्रोसीजर डिफाइन करने के लिए कि कौन से ऑडिट प्रोसीजर मुझे परफॉर्म करने चाहिए. तो ये कैसे डिटरमाइन होगा, ये डिटरमाइन हुआ आपके बेस्ड अपॉन द मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट. बट इसके साथ आपने डिसाइड करना है क्या, इसके बेसिस पे नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ योर ऑडिट प्रोसीजर्स. क्या बोला, नेचर मतलब क्या टाइप के ऑडिट प्रोसीजर करोगे, टाइमिंग कब करोगे, एंड एक्सटेंड कितने लेवल तक करोगे, दैट इज व्हाट योर एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर डिटरमाइंड. इसी को बोलते हैं रिस्पॉन्सेस डिजाइन करना. क्या बोला मैंने, रिस्पॉन्सेस डिजाइन करना, जिसके बारे में बात करता है एसे 330. ठीक है, क्लियर विद दिस बेसिक आइडिया ऑफ एसे 330, दैट इज अबाउट द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेस टू द असेस्ड रिस्क. चलो गाइस, इसका ऑब्जेक्टिव हम देख लेंगे. ऑब्जेक्टिव इज वेरी सिंपल, दैट वी नो, अभी जो हमने डिस्कस किया, टू ऑब्टेन द सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. अभी जब मैं सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस बोल रहा हूं तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए एसे 500, बिकॉज एसे 500 बात करता है कि कौन सा ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट होगा एंड एप्रोप्रिएट होगा. ठीक है, तो ऑब्टेन करना है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट द असेस्ड रॉमम through designing and implementing the appropriate responses to the risk. and ये डिजाइन करना, implement करना appropriate responses, this is nothing but your audit procedures. ठीक है, क्लियर विद दिस, दिस इज व्हाट योर ऑब्जेक्टिव ऑफ एसे 330. अभी इसके बाद में बात करेंगे कि सर ऐसे कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स करने हैं एंड बेसिकली क्या करेंगे. रिस्पॉन्सेज डिजाइन करने के लिए आपको एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन के लिए, BER करके मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्या बोला मैंने कि सर ये क्या करेंगे, सबसे पहले आप डिजाइन करोगे एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर. एंड ये ऑडिट प्रोसीजर कौन से है, सर ये ऑडिट प्रोसीजर है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर. एक आपको याद होगा ऑडिट प्रोसीजर जब मैं बात करता हूं तो दो चीजें आएगी, एक आएगा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, सेकेंड आएगा फर्दर ऑडिट प्रोसीजर.
जब मैंने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर बोला तो 315 दिमाग में आ गया, एंड जब इसके बेसिस पे मैंने डिटरमाइन किए कौन से फर्दर ऑडिट प्रोसीजर तो 330 दिमाग में आ गया, रिस्पॉन्सेस विद दिस फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। अभी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में दो पार्ट बनेंगे। सबसे पहले बनेगा आपका टीओसी, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, भूलना मत, टीओसी से स्टार्ट होता है एफएपी, एंड टीओसी के बाद आपका आएगा सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर, तो एसएपी बोलता हूँ शॉर्ट में। अभी जब मैं टीओसी बोला, जब मैं एसएपी बोल रहा हूँ, तो टीओसी मतलब क्या, तो टीओसी इज व्हाट यूर डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल का टेस्टिंग करना विथ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। तो सर जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है उसको प्रॉपरली डिजाइन किया है क्या, उसका इंप्लीमेंटेशन हुआ है क्या, सिर्फ पढ़ाई करके प्लानिंग करके मतलब नहीं ना, उसको इंप्लीमेंट करो भाई। सेम थिंग, इंटरनल कंट्रोल्स डिजाइन करके फायदा नहीं है, सिर्फ इंप्लीमेंट करना चाहिए। अभी ऑडिटर चेक करेगा इंप्लीमेंट बाय टेस्टिंग वन सैंपल फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, वॉक थ्रू टेस्टिंग, है ना। अभी ये इंप्लीमेंटेशन जो टेस्ट करेंगे इसके बेसिस पे पूरे साल का ओपिनियन दे पाओगे एक सैंपल के बेसिस पे? नो। तो थ्रू आउट द पीरियड सेम थिंग ऑपरेट कर रहा था क्या, इफेक्टिवली मेंटेनेंस, इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहा है क्या, तो ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस टेस्टिंग करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट यूर टीओसी, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। इसके बाद में हम बात किए कि सर कंट्रोल से तो पॉलिसी प्रोसीजर पे पता लग जाएगा हमें, बट इसका वैलिडिटी क्या, एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो सही है या नहीं है। इसके लिए हमने सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर का सबसे पहला पार्ट किया टीओडी, क्या, टेस्ट ऑफ डिटेल्स, दैट इज व्हाट टू इंश्योर द वैलिडिटी, एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ योर अकाउंटिंग डेटा। क्या बोला, वैक ऑफ एडी, वैलिडिटी, एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ अकाउंटिंग डेटा। एंड उसके बाद में सेकंड पार्ट आया आपका एनालिटिकल प्रोसीजर, जिसको मैं शॉर्ट में बोलूंगा 520। 520 क्यों बोलूंगा, इससे 520 बात करता है एनालिटिकल प्रोसीजर के बारे में, जो बोलता है रिलेशनशिप का स्टडी करो। किसका रिलेशनशिप, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के रिलेशनशिप का स्टडी करो, एंड उसके बेसिस पे सर आप डिजाइन करो कि आपका कंक्लूजन क्या होगा, वो सही लग रहा है या नहीं लग रहा है, राइट। दिस इज व्हाट यू टेस्टिंग ऑफ ऑल द ऑडिट प्रोसीजर्स। एंड ऐसे 330 बात करता है कि भाई जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के 315 में उसके ऊपर जो रिस्पॉन्सेज डिजाइन कर रहे हो 330, तो रिस्पॉन्सेज डिजाइन करने का नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, दिस इज व्हाट वेरी फर्स्ट पार्ट, डिजाइन द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट of what further audit procedures in response to the assessed risk as per 315। सही है, दिस इज व्हाट योर वेरी फर्स्ट थिंग, वेरी फर्स्ट रिस्पॉन्स। इसके बाद में आपका क्या आएगा सर, जो आप एफएपी डिजाइन करने का सोच रहे हो, इसके लिए आपने देखना पड़ेगा कि जो रिस्क है वो एक्चुअल में होने का कितना प्रोबेबिलिटी है, कि वो एक्चुअल में कन्वर्ट होगा टू मटेरियल मिसस्टेटमेंट, एंड वो प्रोबेबिलिटी एसेस करना बहुत जरूरी है। एंड दैट इज व्हाई वेरी फर्स्ट पॉइंट इन डिजाइनिंग द एफएपी टू बी परफॉर्म, कि कौन से फर्दर ऑडिट प्रोसीजर मुझे करने चाहिए, ऑडिटर ने दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है। वेरी फर्स्ट, कि जो तुम एसेस किए उसके रीजंस क्या है, क्यों आपने एसेस किया कि ये हायर है, ये सिग्निफिकेंट है, ये लोअर है, व्हाटएवर, तो ये क्यों एसेस किया, इसके रीजंस क्या थे, इसका बैकअप क्या था, एंड उसके बेसिस पे आपको पता लगेगा इंक्लूडिंग व्हाट, लाइक्लीहुड ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू इनहेरेंट रिस्क। सबसे पहला इनहेरेंट रिस्क का कितना प्रोबेबिलिटी है कि वो एक्चुअल में होगा मटेरियल मिसस्टेटमेंट, एंड सेकंड थिंग जो कंट्रोल रिस्क है, क्या बोला, कंट्रोल रिस्क है, वो कंट्रोल रिस्क सच में है क्या, एंड कितना है कि सर कंट्रोल रिस्क कितना बढ़ेगा, कितना कम हो रहा है, ये एसेस करना बहुत जरूरी है। एंड दिस लाइक्लीहुड यू हैव टू कम टू नो, एंड बेस्ड ऑन दिस यू विल बी एबल टू डिजाइन योर ऑडिट प्रोसीजर। तो सबसे पहला पॉइंट इन डिजाइनिंग एफएपी टू बी परफॉर्म्ड, यू हैव टू नो कि सर जो आपका असेसमेंट है उसका रीजंस क्या है, इस रीजंस में आप कंसीडर करोगे लाइक्लीहुड ऑफ योर इनहेरेंट रिस्क, एक्चुअल में मिसस्टेटमेंट होने का प्रोबेबिलिटी, लाइक्लीहुड इज योर प्रोबेबिलिटी, एंड सेकंड थिंग कंट्रोल रिस्क का रिस्क असेसमेंट कंसीडर करना है आपको, देयर बाय रिक्वायरिंग द ऑडिटर टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस टू डिटरमाइन वेदर द कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। क्यों, बिकॉज टीओसी तो अभी तक परफॉर्म नहीं की है, तो पता नहीं है एक्चुअल में इफेक्टिव है या नहीं है, बट आपको देखना पड़ेगा ना कि आप कितने लेवल तक, एक्सटेंट तक आप रिलाई कर सकते हो, एंड दैट इज वाई यू शुड नो एट द स्टार्ट, बिकॉज उसी के बेसिस पे आप प्लान कर पाओगे अच्छे से, एंड दैट्स व्हाट इज वेरी मच रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू एसए 330। इसके बाद में सेकंड थिंग बोलता है कि क्या सर एफएपी के लिए हमने लाइक्लीहुड कंसीडर कर लिया, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, एंड उस बेसिस पे मैंने देख लिया भाई कि रीजंस क्या है मेरे असेसमेंट के, वो समझ लिया। अभी सर जो भी ऑडिट एविडेंस लेना है
वो ज़्यादा ऑडिट एविडेंस परस्यूवेसिव होना चाहिए। क्या बोला मैंने? परस्यूवेसिव, मतलब ज़्यादा अप्रोप्रिएट होना चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग टू माई बेसिस टू माई ऑडिट प्रोसीजर्स, एंड जिसके बेसिस पे मैं कंक्लूजन दूंगा। ठीक है, अभी ये ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट होगा, अप्रोप्रिएट होगा, किस हिसाब से? अकॉर्डिंग टू ऐसे 500 देखना है, हमें टेस्ट करना है कि सफिशिएंट है क्या, अप्रोप्रिएट है क्या, एंड दैट इज वाई वेरी वेरी रिलेवेंट थिंग अकॉर्डिंग टू ऐसे 330 मोर परस्यूवेसिव ऑडिट एविडेंस the higher the auditor's assessment of risk you have to obtain। जितना ज़्यादा रिस्क बढ़ेगा उतना ज़्यादा परस्यूवेसिव ऑडिट एविडेंस आपको लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। These are what 2 points। इसके ऊपर आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जब आपको रिस्पॉन्सेज डिजाइन करने हैं तो क्या चीज़ें कंसिडर करनी है। These are what the 2 things। सही है, चलो नेक्स्ट थिंग। ये हमने बात कर ली कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, जब हम बात करते हैं तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल सबसे पहले व्हेन द ऑडिटर परफॉर्म टीओसी। ऑडिटर कब परफॉर्म करेगा टीओसी? वेरी फर्स्ट थिंग, ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ रॉमम एट द असर्शन लेवल इंक्लूड्स एन एक्सपेक्टेशन दैट कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। क्या बोल रहे हैं कि ऑडिटर एक्सपेक्ट कर रहा है कि कंट्रोल्स इफेक्टिवली ऑपरेट करेंगे, तब फर्स्ट थिंग। एंड जब ऑडिटर को सेकेंड सिचुएशन कौन सा? जब टीओसी करेंगे। सेकंड सिचुएशन वेयर ऑडिटर फील्स दैट सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर ओनली विल नॉट गोइंग टू हेल्प हिम टू कंक्लूड ऑन दैट ऑडिट प्रोसीजर। क्या बोले कि अगर मुझे ये कंक्लूजन लाना है, भाई ये ट्रू एंड फेयर है या नहीं, ये चेक करना है, तो इसके लिए मैं सिर्फ सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर से काम नहीं चला सकता हूं। एंड दिस इज सेकंड थिंग वेयर आई नीड टू परफॉर्म द टीओसी। दो चीजें हैं, इसके ऊपर भी आपके आरटीपी में क्वेश्चन है, तो इसलिए प्लीज बी अवेयर विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, बहुत अच्छे से करके जाना। ठीक है, तो कब ऑडिटर ने टीओसी परफॉर्म करना चाहिए? फर्स्ट थिंग, ऑडिटर शुड परफॉर्म द टीओसी व्हेन एट द असर्शन लेवल रॉमम उसको लग रहा है एंड उसके बेसिस पे इंक्लूड करता है एक्सपेक्टेशन कि वो कंट्रोल्स पे ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है या नहीं है, कंट्रोल्स ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है या नहीं है। दैट इज व्हाट एक्सपेक्टेशन ऑफ द ऑडिटर। प्लीज अंडरस्टैंड, एक्सपेक्टेशन है, ऑडिटर्स एक्सपेक्ट कर रहा है भाई कि कंट्रोल्स इफेक्टिवली ऑपरेट होंगे या नहीं, एंड ये इस एक्सपेक्टेशन को एक्चुअल में क्या है ये चेक करने के लिए टीओसी परफॉर्म करेंगे। सेकंड थिंग, जब सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स अलोन, अकेले सिर्फ सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स करके मैं अगर ऑडिट एविडेंस नहीं ले पा रहा हूँ विच इज सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट टू गिव माय कंक्लूजन, देयर आई नीड टू परफॉर्म द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स अलोन कैन नॉट प्रोवाइड द सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एट द असर्शन लेवल। इन दिस टू सिनारियो आई हैव टू परफॉर्म व्हाट? टीओसी, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। सेकेंड थिंग, जब मैं टीओसी की बात करता हूं तो मैं क्या क्या चीजें कंसिडर करूंगा? व्हाट काइंड ऑफ नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ टीओसी, कि मैं क्या कौन से कंट्रोल्स टेस्ट करूंगा एंड उन तक कितना टेस्टिंग करूंगा, एक्सटेंट कितना रहेगा। सो वेरी फर्स्ट थिंग, जब ऑडिटर परफॉर्म करेगा टीओसी तो उसने क्या कंसिडर करना है? तो तीन चीजें, कि ये कंट्रोल्स कैसे अप्लाई होते हैं, हाउ द कंट्रोल्स आर अप्लाइड एट द रिलेवेंट टाइम्स, ये आपने सबसे पहले देखना है। सेकेंड थिंग, कंसिस्टेंसी विथ विच दे वेर अप्लाइड, कि कितने कंसिस्टेंटली ये कंट्रोल अप्लाई हो रहा है। भाई मंथली कंट्रोल है, मंथली कोई पॉलिसी प्रोसीजर होना चाहिए परफॉर्म। अभी वो 2 महीने के लिए किया, तीसरे महीने में गैप दे दिया, 4th मंथ किया, अरे तो ये कंसिस्टेंसी थोड़ी ना हुआ, तो कितना कंसिस्टेंटली हो रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले हाउ द कंट्रोल्स वेर अप्लाइड, सेकेंड हाउ मच कंसिस्टेंट इट इज फॉर द एप्लीकेशन, थर्ड थिंग बाई whom और बाई वॉट मीन्स दे वेर अप्लाइड, कि कौन ये परफॉर्म कर रहा है। ये सब क्यों चाहिए सर? अरे भाई हाउ द कंट्रोल्स वेर अप्लाइड ये पता रहेगा तभी तो तू रिलेट कर पाएगा सब चीज़ों को, कि कंट्रोल्स कैसे हैं, पता होना चाहिए ना टेस्ट करने के लिए वो कंट्रोल्स कैसे अप्लाई होता है, ये पता हो गया। अभी तू चेक करने का तो तुझे देखना पड़ेगा वो कितना कंसिस्टेंटली हो रहा है। कंसिस्टेंटली रहेगा तो रिस्क कम हो जाएगा तेरा, कंसिस्टेंटली हो रहा है कंट्रोल परफॉर्म तो रिस्क कम हो रहा है। अभी थर्ड चीज देखना पड़ेगा ये कौन कर रहा है कंट्रोल, बिकॉज कंट्रोल कितना भी अच्छा हो, वो बंदा अगर पागल है तो क्या करे, तो उसका कॉम्पिटेंस लेवल देख, अथॉरिटी मैट्रिक्स देख, तो दैट इज वेयर यू हैव टू टेस्ट कि ये बंदा कौन है जो ये कंट्रोल परफॉर्म कर रहा है, वेदर ही इज कॉम्पिटेंट, वेदर ही इज ऑथोराइज्ड टू परफॉर्म दैट एक्टिविटी, ये अपने को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो ये तीन चीजें आप देखोगे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ टीओसी के लिए। सही है, आई होप यू गाइज आर क्लियर विद दिस पर्टिकुलर पार्ट। अभी मैं अगर आगे जाऊं तो देखो ओवरऑल रिस्पॉन्सेज टू एड्रेस द असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल में इंक्लूड, कि जब आप असेस्ड रिस्क पे रिस्पॉन्सेज डिजाइन कर रहे हो तो उसमें क्या क्या चीजें आएगी। सबसे पहले आपने एम्फेसाइज करना है टू द ऑडिट टीम दैट नीड टू मेंटेन द प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। भाई प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन होना बहुत जरूरी है। सर ये क्या होता है एक बार फटाफट बता दो ना। दिस इज व्हाट योर एटीट्यूड
एटीट्यूड ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर, 3 चीजें इन्वॉल्व होंगी इस एटीट्यूड में। सबसे पहला होगा क्वेश्चनिंग माइंड। क्या बोला मैंने? क्वेश्चनिंग माइंड हम देख चुके हैं चैप्टर 1 में। सेकंड थिंग, चैप्टर 1 अगर नहीं कंप्लीट हुआ है तो देख लेना फटाफट, मैं आई बटन पे दे रहा हूँ इसका रिलेवेंस, ठीक है, एक शॉर्ट वीडियो मैंने रिवीजन का बनाया हुआ है। क्वेश्चनिंग माइंड। देन सेकंड है अलर्टनेस टू द कंडीशंस एंड सिचुएशन, ठीक है, एंड इसी के साथ होता है क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ योर ऑडिट एविडेंस, कि ऑडिट एविडेंस का क्रिटिकल असेसमेंट करना आना चाहिए उसको। ये 3 चीजें उसके एटीट्यूड में इन्वॉल्व रहेंगी तो उसको बोलेंगे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, वो फॉलो कर रहा है। तो वेरी फर्स्ट थिंग ऑडिटर हैज टू इंश्योर, एम्फसाइज टू द ऑडिटर टीम कि भैया प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करने की कितनी जरूरत है। सेकेंड थिंग इज व्हाट, असाइनिंग मोर एक्सपीरियंस स्टाफ और दोज विद द स्पेशल स्किल्स यूजिंग एक्सपर्ट्स। फर्स्ट थिंग क्या बोल रहे हैं कि भैया प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करने का कितना जरूरत है वो आप पहले एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को बताओ। सेकंड थिंग देखो, जहां पे हाई रिस्क एरिया आ रहा है वहां पे हमने ज्यादा एक्सपीरियंस बंदे को अपॉइंट करना चाहिए वो काम करने के लिए। तो सही बात है, ये तो हम देख रहे थे कि कौन सा बंदा कहाँ पे काम करेगा, कौन से एरिया टेस्ट करेगा, तो उसके लिए एक्सपीरियंस भी मैटर करेगा। एंड दैट इज वाई किसके पास कितना स्किल्स है। अभी जहां जहां पे ऑडिट टीम का मेंबर एक्टिविटी नहीं परफॉर्म कर पाएगा, ही इज नॉट दैट मच कॉम्पिटेंट, तो वहां पे एक्सपर्ट को हायर करने की जरूरत पड़ सकती है, लाइक टैक्सेशन एक्सपर्ट, डायरेक्ट टैक्स लिटिगेशन क्लेम के लिए लॉ एक्सपर्ट। उसके बाद में अगर मैं बात करूं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कंट्रोल्स आएंगे, सिस्टम को प्रोसेस लॉजिक टेस्ट करना है तो आईटी का एक्सपर्ट, ये सब चीजों के लिए आपको एक्सपर्ट भी हायर करना पड़ सकता है। दैट इज व्हाट यू विल बी डिटरमाइनिंग। थर्ड थिंग, प्रोवाइडिंग मोर सुपरविजन, सुपरवाइज करो, देखो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई यू विल बी एबल टू इंप्रूव योर क्वालिटी। कैसे? इन ऑर्डर टू रिस्पॉन्स ऑन योर व्हाट रिस्क एसेस, एंड जो रिस्क एसेस के उसमें ये चीजें आप करोगे तो आपका जो ऑडिट रिस्क है वो कम होगा। क्या बोले? ऑडिट रिस्क कम होगा बिकॉज क्वालिटी ऑफ ऑडिट बढ़ेगा। Then fourth thing, incorporating additional elements of unpredictability in the selection of further audit procedures to be performed. ये पॉइंट अच्छे से समझ लेना। जब मैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स डिटरमाइन कर रहा हूं कि मुझे कौन से करने चाहिए, तो उसमें मुझे देखना है भाई ऐसा कौन सा सिचुएशन है क्या कि जो अनप्रेडिक्टेबल है, जो मैं सिचुएशन प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न, भाई कभी आग लग गया, फैक्ट्री जल गई, खाक पूरा, क्या मैं कैसे प्रेडिक्ट कर पाऊंगा ये चीज को? तो मुझे तो इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा कि ऐसे कोई अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस, इवेंट्स भी हो सकते हैं इन ऑर्डर टू डिटरमाइन कि कौन से फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स करने हैं, कितने करने हैं, कब करने हैं, कहाँ पे करने हैं। सही है? तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ द एडिशनल एलिमेंट्स ऑफ द अनप्रेडिक्टेबिलिटी in selection of further audit procedure I need to determine and consider. Then fifth point, last point आता है making general changes to the nature, timing and extent of audit procedures. For example, कि कुछ चेंजेस करो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट को। कैसे? कि परफॉर्मिंग सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स एट द पीरियड एंड इंस्टेड ऑफ एट एन इंटरिम डेट। क्या बोल रहे हैं? कि जो कट ऑफ टेस्टिंग होता है, हमने कट ऑफ टेस्टिंग देखा है। कट ऑफ टेस्टिंग क्या रिस्क देता है कि सर करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड में बुक हुआ या नहीं हुआ। अगर आप ऑडिट कर रहे हो किसी एफवाई का, अभी मैं 19-20 का बोलूँ तो 31 मार्च को मेरा रिलेवेंट है भाई, ऐसे यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन हुआ वो इसी अकाउंटिंग पीरियड में बुक हुआ या नहीं हुआ। अगर मैं बोलूँ मैं इंटरिम पीरियड पे टेस्टिंग किया कि यहाँ पे जो हुआ तो इसी में हुआ या आगे होगा, तो फर्क पड़ने वाला है क्या? बिकॉज अल्टुगेदर मैं पूरे साल का ओपिनियन दूंगा तो उसमें तो मुझे कोई रिलेवेंस नहीं है। तो पीरियड एंड पे देखना भाई, तो मुझे ज़्यादा रिलेवेंस देना पड़ेगा पीरियड एंड पे सब चीज़ें सही हो रही है या नहीं हो रही है। अगर वहाँ पे कुछ गलत हो रहा है तो फिक्स बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाएगा मेरा। सही है? एंड दैट इज वाई यू हैव टू फोकस ऑन व्हाट पीरियड एंड ट्रांजेक्शन रादर देन इंटरिम डेट, एंड उस हिसाब से आप आपके ऑडिट प्रोसीजर्स को चेंजेस करो, मॉडिफाई करो, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो दीज आर द 5 पॉइंट्स यू हैव टू टेक केयर व्हाइल डिजाइनिंग द रिस्पॉन्सेज टू एड्रेस द असेस्ड रिस्क। ठीक है? जब असेस्ड रिस्क पे रिस्पॉन्सेज आप डिजाइन कर रहे हो तो ये 5 चीजें आपने कंसीडर करनी बहुत जरूरी है। आई एम रिपीटिंग, वेरी फर्स्ट थिंग कि एम्फसाइज करो ऑडिट टीम को भाई प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करने का कितना जरूरत है। सेकंड थिंग, मोर एक्सपीरियंस स्टाफ असाइन करो उस चीज को जहां पे ज्यादा रिस्क है, एंड जरूरत पड़ी तो एक्सपर्ट्स को भी हायर करो। थर्ड थिंग, मोर सुपरविजन आप प्रोवाइड करो। फोर्थ थिंग, अनप्रेडिक्टेबिलिटी के एलिमेंट्स को कंसीडर करो इन द सिलेक्शन ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। फिफ्थ पॉइंट, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स आप ट्राई करो कि पीरियड एंड पे परफॉर्म करें रादर देन इंटरिम डेट टू अवॉइड द एंड टू रिड्यूस द डिटेक्शन रिस्क ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर। सही है? आई होप क्लियर है अभी तक, एकदम परफेक्ट। नेक्स्ट,
व्हेन, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन मोर परस्यूएसिव ऑडिट एविडेंस इज नीडेड, जहां पे ज्यादा अप्रोप्रिएट परस्यूएसिव एकदम परफेक्टिव ऑडिट एविडेंस होना चाहिए, कंक्लूसिव नहीं बोल रहा हूं मैं, परस्यूएसिव बोल रहा हूं, तो जब मुझे ज्यादा परस्यूएसिव ऑडिट एविडेंस की जरूरत है रिगार्डिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल, it may be appropriate to increase the extent of testing of the control as well as the degree of reliance on controls। क्या बोल रहे हैं, जब मुझे ज्यादा परस्यूएसिव ऑडिट एविडेंस चाहिए तो सिंपल सी बात है, मुझे ज्यादा टेस्टिंग करना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाट दे आर सेइंग कि इट विल बी नेसेसरी टू इंक्रीज द एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग, कितना टेस्टिंग करना है उसका एक्सटेंट मुझे बढ़ाना पड़ेगा सर, एंड उसी के साथ मेरा जो रिलायंस ऑन कंट्रोल है उसको भी मुझे अप्रोप्रिएटली, डिग्री ऑफ रिलायंस ऑन कंट्रोल को भी मुझे चेंज करना पड़ेगा। Matters the auditor may consider in determining the extent of test of controls include the following, your examination question can be this। क्या बोल रहे हैं कि ऐसे कौन से मैटर्स है जो ऑडिटर ने कंसीडर करने चाहिए कि मुझे कितना टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स टेस्ट करना है। अभी जब टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करना है या नहीं करना, उसमें दो सिचुएशंस देखे थे, इसके बाद हम देख रहे हैं कि जब टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करने वाले हैं तो मुझे कितना करना है, एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और टेस्टिंग। क्या बोल रहे हैं कि उसका एक्सटेंट डिटरमाइन करने के लिए कौन से मैटर्स है, ये 5 पॉइंट्स बहुत अच्छे से आप ध्यान रखोगे। क्या बोला मैं, मैटर्स द ऑडिटर कंसीडर इन डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। वेरी फर्स्ट पॉइंट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रोल, कि कंट्रोल कब कब परफॉर्म होता है, कब मतलब मैं ट्रिगरिंग इवेंट नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब ये मंथली होता है या आपका क्वार्टरली होता है या डेली बेसिस पे कंट्रोल परफॉर्म होता है या मेनी टाइम्स अ डे होता है, एक ही दिन में बहुत बार होता है। इनवॉइस का कंट्रोल्स बहुत बार होगा एक ही दिन में, मोर देन 1 इनवॉइसेस रहेंगे। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्रोल यू शुड अंडरस्टैंड, वेरी फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग आप कंसिडर करोगे, सर लेंथ ऑफ टाइम क्या है ड्यूरिंग द ऑडिट पीरियड दैट द ऑडिटर इज रिलाइंग ऑन द अपडेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। तो ऑडिट पीरियड का टाइम पीरियड कितना है वो आप कंसिडर करोगे। थर्ड थिंग, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कितना लग रहा है कि भाई इस कंट्रोल से डेविएशन होगा, मैनेजमेंट ये फॉलो नहीं करेगा, आपको लग रहा है अराउंड 10% का डेविएशन चांस है कि 10% सिनारियो में ये डेविएशन हो सकता है, ये एक्चुअल नहीं रहेगा, ये डेविएट होगा, ये इतना ही प्रोसीजर ऐसे ही परफॉर्म नहीं कर सकते। तो एक्सपेक्टेड रेट, दिस एक्सपेक्टेशन इज व्हाट, ऑडिटर का, नॉट द मैनेजमेंट का, ऑडिटर्स का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन। फोर्थ, relevance and reliability of the audit evidence to be obtained regarding the operating effectiveness of control at the assertion level। क्या बात कर रहे हैं सर, रिलेवेंस रिलायबिलिटी की, एब्सोल्युटली यस भैया, तुझे कितना ज्यादा टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करना है वो डिपेंड करेगा तेरा ऑडिट एविडेंस कितना ज्यादा रिलेवेंट है, कितना ज्यादा रिलायबल है, बिकॉज यही तो डिटरमाइन करेगा आपका एप्रोप्रिएटनेस। इसे 500 में चले जाना, चैप्टर 3 का रिवीजन। अगर आपको ये पॉइंट नहीं पता है तो प्लीज आई बटन पे देखो, लिंक दिया है मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट SAAE सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस का रिवाइज कर लेना फटाफट से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जामिनेशन में दिख सकता है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी आपने देखना है भैया ऑडिट एविडेंस का कितना रिगार्डिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, बिकॉज ज्यादा रिलायबल नहीं है, मतलब ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है तो देन ज्यादा टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करने पड़ेंगे हमें। बट अगर रिलायबल है ऑडिट एविडेंस एंड उसमें ज्यादा रिस्क नहीं है तो मेरे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का नॉर्मल एक्सटेंट भी हो सकता है। दिस इज अगेन डिटरमाइनिंग फैक्टर। एंड द लास्ट थिंग, एक्सटेंट टू विच द ऑडिट एविडेंस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम टेस्ट ऑफ कंट्रोल रिलेटेड टू द असर्शन, मुझे कितने मिल रहे हैं ऑडिट एविडेंस। तो ये तो मेरा रिलायबिलिटी एंड रिलेवेंस का बात किया, मतलब अप्रोप्रिएटनेस का बात किया, एंड यहाँ पे बात कर रहा है एक्सटेंट टू विच ऑडिट एविडेंस इज ऑब्टेन्ड, मतलब ये बात कर रहा है कितना मिल रहा है सफिशिएंसी, कि आपको सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस मिल रहा है क्या, जितना चाहिए वो कंट्रोल पे कंक्लूजन देने के लिए उतना ही मिल रहा है क्या। तो सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस, एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस, इसे याद रखोगे, ये 2 फैक्टर्स हो गए। थर्ड हो गया एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, अच्छे से याद रखना, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट, लेंथ ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ऑडिट पीरियड, जिसपे ऑडिटर रिलाई कर रहा है अपडेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ये 5 पॉइंट्स आप अच्छे से ध्यान में रखना, बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है सर, अभी कंट्रोल एनवायरनमेंट टेस्ट कर लिया, आपको पता चल रहा कि सर इनइफेक्टिव कंट्रोल एनवायरनमेंट है। अभी मैं इंटरनल कंट्रोल्स की नहीं, कंट्रोल एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूं। कंट्रोल एनवायरनमेंट का 1 पार्ट होता है इंटरनल कंट्रोल, आपको पता है कंपोनेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट। तो जब मैं कंट्रोल एनवायरनमेंट की इटसेल्फ बात कर रहा हूं, तो जब मुझे पता है कि सर इनइफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट है इनका, तो मैं क्या करूं। तो रिस्पॉन्सेस ऑफ ऑडिटर टू द इनइफेक्टिव कंट्रोल एनवायरनमेंट में 3 चीजें आप अच्छे से याद रखोगे। सबसे पहला पॉइंट, कंडक्टिंग मोर ऑडिट प्रोसीजर एज ऑफ द पीरियड एंड रादर देन इंटरिम पीरियड। सर ये पॉइंट ऊपर भी देख लेता, एब्सोल्युटली रिलेवेंट है ना, क्यों, बिकॉज कंट्रोल एनवायरनमेंट सर इनइफेक्टिव है, मतलब फ्रॉड्यूलेंट रिस्क बहुत ज्यादा है।
एंड फ्रॉड रिस्क अगर ज्यादा है तो डेफिनेटली यू हैव टू कंसीडर कि भाई इधर का ट्रांजैक्शन कहीं और बुक ना कर दें, किसी और पीरियड में बुक ना कर दें, इसलिए कट ऑफ एसर्शन इज वेरी मच रिलेवेंट। एंड कट ऑफ एसर्शन तो जब लास्ट पीरियड इन पे ही ज्यादा टेस्ट करना जरूरी है रादर देन इंटरिम पीरियड, बिकॉज इंटरिम पीरियड में क्या होगा, अप्रैल का ट्रांजैक्शन अगर मई में बुक कर रहे हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट भाई मार्च का ट्रांजैक्शन अप्रैल में कर रहे हैं तो अकाउंटिंग पीरियड की बैंड बच गई। दैट्स वाई लास्ट पीरियड इन पे कंसीडर करना बहुत ज्यादा जरूरी है इन ऑर्डर टू इंश्योर, इन ऑर्डर टू रिस्पॉन्ड टू द इनइफेक्टिव कंट्रोल एनवायरनमेंट। इससे आपका जो रिस्क बढ़ा हुआ है उसको कम करना पड़ेगा आपको यूजिंग दिस प्रोसीजर। नेक्स्ट, obtain the more extensive audit evidence from the substantive procedures। क्यों सर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में पता नहीं चलेगा? अरे भैया टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में तो पता लगेगा ही, बट यहाँ पे अगर रिस्क ज्यादा है तो ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स पे। क्यों? बिकॉज वहां पे आप वैलिडिटी चेक करते हो, एक्यूरेसी टेस्ट करते हो, आप कंप्लीटनेस देखते हो। जब आपके पास एविडेंस रहेंगे, एविडेंस को एकदम डिटेल में टेस्टिंग करोगे, टेस्ट ऑफ डिटेल्स, एंड जब एनालिटिकल प्रोसीजर करोगे तो यू विल बी एबल टू टेक मोर कंफर्ट। एंड दैट्स व्हाई आपने ज्यादा ध्यान देना है मोर एक्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर्स, एविडेंस यू हैव टू ऑब्टेन फ्रॉम सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। इसके बाद में थर्ड पॉइंट, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ लोकेशंस टू बी इंक्लूडेड इन द ऑडिट स्कोप। कि भैया जो जो ऑडिट स्कोप में हमें इंक्लूड किया है ना, अभी उसको बढ़ा दो, अभी उसको बढ़ा दो, बिकॉज इनइफेक्टिव कंट्रोल एनवायरनमेंट है। जो मुझे पहले लग रहा था कि यहाँ पे ज्यादा जरूरत नहीं है तो उसको भी अभी इंक्लूड कर दो। क्यों? बिकॉज आप जितना ज्यादा टेस्टिंग करोगे उतना ऑडिट रिस्क कम होगा। एंड दैट इज वाई योर ऑब्जेक्टिव इज कि अभी ऑडिट रिस्क को कम करना बहुत जरूरी है, बिकॉज आपका इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क बहुत बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ व्हाट, इनइफेक्टिव कंट्रोल एनवायरनमेंट। कौन सा रिस्क ज्यादा बढ़ेगा यहाँ पे? कंट्रोल रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा आपका ड्यू टू दिस पर्टिकुलर थिंग, एंड उसके वजह से ऑडिट रिस्क बढ़ा, उसको कम करने के लिए यू हैव टू डू दिस थ्री थिंग्स। वेरी फर्स्ट, फटाफट मेरे साथ बोलना, मोर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करो बेटा फॉर द पीरियड एंड रादर देन इंटरिम पीरियड। ज्यादा एक्सटेंसिव ऑडिट एविडेंस लो थ्रू द सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, बिकॉज वहां पे वैलिडिटी, एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस देखोगे, एंड नंबर ऑफ लोकेशंस को, नंबर ऑफ एरियाज को बढ़ा दो फॉर द पर्पज ऑफ टेस्टिंग, बिकॉज वो रिस्क कम करेगा। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए, यूजिंग ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन इन प्रीवियस ऑडिट्स। सर, जब हम देखते हैं कि लास्ट ईयर में मैनेजमेंट के पास गए, मैनेजमेंट बोला भाई तुझे पिछले साल ही दे चुके हैं तो उसी को यूज करना, उसमें कोई चेंज नहीं है। भाई तू ये तो बता मुझे सच में कोई चेंज है या नहीं है, मुझे कैसे पता चलेगा? तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के थ्रू वो दे देगा कि इसमें कोई चेंज नहीं था। चलो ठीक है, तो कब कब मैं ये ऑडिट एविडेंस जो लास्ट प्रीवियस ऑडिट्स में मुझे मिला था मैं उसका यूज कर सकता हूँ? ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट आ सकता है। In determining whether it is appropriate to use the audit evidence about the operating effectiveness of controls obtained in previous audits, the auditor shall consider the following things। अभी अच्छे से ध्यान देना, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस टेस्टिंग के टाइम, कि जब मैं टीओसी कर रहा हूँ तब प्रीवियस ऑडिट के जो भी मुझे एविडेंसेस मिले थे वो इस ईयर के टीओसी में मैं यूज कर पाऊंगा क्या? तो इसके लिए कुछ फैक्टर्स है। फर्स्ट फैक्टर, इफेक्टिवनेस ऑफ अदर एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। देखो कि ड्यूरिंग द ईयर उस इंटरनल कंट्रोल के रिलेटिंग अदर जो एविडेंसेस है उसका इफेक्टिवनेस देखो, उसमें कोई चेंजेस है क्या देखो। अगर उसमें चेंज है तो जिसको आप प्रीवियस ईयर से लेके आ रहे हो माइंड भी पॉसिबल है कि उसमें भी कोई चेंज हो, उसको भी इफेक्टिवनेस ना आए। एंड दैट इज व्हाट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफेक्टिवनेस ऑफ अदर एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, कि उस कंट्रोल के अदर एलिमेंट्स को टेस्टिंग करो वो कितने इफेक्टिव है। सेकेंड थिंग, रिस्क अराइजिंग फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंट्रोल, कि वो कंट्रोल के कैरेक्टरिस्टिक्स से क्या क्या रिस्क आ रहे हैं, अभी वो रिस्क का लेवल क्या है भैया वो देखना पड़ेगा। अगर सिग्निफिकेंट रिस्क है तो यू कैन नॉट रिलाई इजीली ऑन द प्रीवियस ईयर का ऑडिट एविडेंस अनलेस एंड अनटिल यू आर वेरी मच श्योर कि उसमें कोई चेंज नहीं है, बट इसके लिए भी आपको ऑडिट एविडेंस लेना पड़ेगा। सही है, एंड दैट्स व्हाट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोल यू हैव टू चेक कि वो मैनुअल कंट्रोल है या ऑटोमेटेड कंट्रोल है। अभी मैनुअल ऑटोमेटेड दिस इज वन थिंग, देन उसमें रिस्क लेवल क्या है, सिग्निफिकेंट है जो मैंने अभी एग्जांपल दिया। मैनुअल है तो डेफिनेटली आपका रिलायंस कम हो जाएगा प्रीवियस ऑडिट के एविडेंस का, बट अगर ऑटोमेटेड है तो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी, बट उस पर भी आपको देखना पड़ेगा सिस्टम में ड्यूरिंग द ईयर कोई चेंज हुआ है क्या। सही है, उसके बाद में जनरल आईटी कंट्रोल का इफेक्टिवनेस देखो कितना है। क्या बोले, जनरल आईटी कंट्रोल का इफेक्टिवनेस मतलब बोलना चाहता है भाई अगर जीआईटीसी मतलब जो मेजर कंट्रोल्स है कंट्रोल एनवायरनमेंट के, डेटा एक्यूरेसी के, एक्सेस सिक्योरिटी के, वो कितने इफेक्टिव है। अगर वो इफेक्टिव है तो पॉसिबली जो एप्लीकेशंस कंट्रोल्स है वो भी सही से चले होंगे एंड जो मैनुअल कंट्रोल्स है वो भी सही से हुए होंगे। पॉसिबिलिटी है ना, तो पॉसिबिलिटी तो बढ़ जाएगा इसका, है ना, गलत ना होने का। तो दैट इज द रीजन इफेक्टिवनेस ऑफ जीआईटीसी अपने टेस्ट करना जरूरी है।
इसके बाद में देखेंगे भैया इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल एंड इट्स एप्लीकेशन बाय एंटिटी इंक्लूडिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ डेविएशंस इन द एप्लीकेशन ऑफ द कंट्रोल नोटेड इन प्रीवियस ऑडिट्स। कि जब प्रीवियस ऑडिट में ये सब चीजें कर रहे थे तो कितने टाइप के हमें डेविएशंस मिले थे, कितना डेविएशन मिला था, उसका एक्सटेंट कितना था। अगर लास्ट ईयर में बहुत ज्यादा डेविएशन मिला तो ड्यूरिंग द ईयर तो वो डेविएशन कम होना चाहिए ना, तो वो चेक करने के लिए लास्ट ईयर के ऑडिट एविडेंस लेंगे तो कैसे चलेगा। यू हैव टू इंश्योर कि उसके वजह से कोई चेंज इन ऑडिट एविडेंस का इंपैक्ट आता है क्या, एंड उसके लिए आप प्रीवियस ऑडिट के सभी एविडेंसेस नहीं ले पाओगे, आपको मैनेजमेंट से इंक्वायरी करना पड़ेगा कि ये जो डिविएशन होता है इसके लिए आपने क्या किया, एंड उसके लिए आपको न्यू ऑडिट एविडेंस भी लगेंगे। दैट इज वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चेंज आपने चेक करना है कि चेंजेस इन इंटरनल कंट्रोल फिर कुछ हुए होंगे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंड लास्ट ईयर जो बंदा परफॉर्म कर रहा था ये कंट्रोल, इस ईयर कोई और परफॉर्म कर रहा है तो चेंजेस इन पर्सनल परफॉर्मिंग द कंट्रोल, तो कंट्रोल परफॉर्मर ही चेंज हो रहा है। अगर कंट्रोल परफॉर्मर चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली चांस है कि रिस्क बढ़ गया, भाई रिस्क बढ़ गया, नया बंदा परफॉर्म कर रहा है कंट्रोल। तो अगर पर्सनल चेंज है तो यू कैन नॉट रिलाई ऑन द प्रीवियस ऑडिट का एविडेंस, सही है। एंड वो आपने इंश्योर करना पड़ेगा कि वो इतना क्या है, मतलब एक्चुअली उससे इफेक्ट आता है क्या पर्सनल चेंजेस की वजह से चेंज इन ऑडिट एविडेंस पे। अगर कुछ भी इफेक्ट नहीं आता है, कुछ भी रिस्क नहीं है तो देन आप रेफर कर पाओगे, बट पर्सनल चेंजेस होता है तो यूजुअली यू विल नॉट बी एबल टू रेफर टू दैट। एंड देन रिस्क ड्यू टू चेंज इन सर्कमस्टेंसेस। सर कोविड के पहले, कोविड के बाद काफी सारा सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गया बिजनेस एनवायरनमेंट में, एंड दैट इज वाई ऐसा कोई में जो ऑडिट एविडेंस वो बोल रहे हैं कि प्रीवियस ऑडिट का रेफर करो, उस पे इन चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस का कोई इंपैक्ट है क्या वो देखना पड़ेगा। एंड लास्ट थिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड एक्सटेंट ऑफ रिलायंस ऑन द कंट्रोल। तो ये हमने बात कर ली कि अगर सिग्निफिकेंट रिस्क रहेगा तो बेसिकली यू वोंट बी एबल टू रिलाई दैट मच इजीली ऑन द प्रीवियस ऑडिट का एविडेंस, बट आपको ड्यूरिंग द ईयर भी लेना पड़ेगा। इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी मैंने बात की, फॉर सिग्निफिकेंट रिस्क द ऑडिटर शैल टेस्ट कंट्रोल्स इन द करंट पीरियड एंड डू नॉट रिलाई ऑन द प्रीवियस ऑडिट टेस्टिंग। क्या बोले, ऑडिटर ने करंट पीरियड में टेस्टिंग करना जरूरी है, आप रिलाई नहीं कर सकते प्रीवियस ईयर के टेस्टिंग पे। क्या बोले, प्रीवियस ईयर के टेस्टिंग पे आप रिलाई नहीं कर सकते, आपको सिग्निफिकेंट रिस्क के लिए ड्यूरिंग द ईयर टेस्ट करना ही पड़ेगा, सही है, परफेक्ट है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसके ऊपर शायद आपको क्वेश्चन आ सकता है बिकॉज दिस इज वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी रिलेवेंट क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर क्वालिटी पेपर सेट किया तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, जब सर डेविएशन फ्रॉम कंट्रोल मिल रहा है आपको कि मतलब कंट्रोल अच्छे से परफॉर्म नहीं हो रहा है, उसमें कुछ डेविएशन है, क्या बोल रहे हैं, कंट्रोल में कुछ डेविएशन है अपॉन विच द ऑडिटर इंटेंड्स टू रिलाई आर डिटेक्टेड, the auditor shall make the specific inquiries to understand these matters and their potential consequences and shall determine whether। ऑब्वियसली बात है, सिंपल लॉजिक है यार, क्या कि जब आपको कंट्रोल्स में कोई डिविएशन मिल रहा है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कर रहे हो, आपको पता चला कि भाई ये कंट्रोल ऐसे परफॉर्म होना चाहिए, अभी कुछ अलग ही हो रहा है, तो ये अगर मिल रहा है तो आप इंक्वायरी करोगे मैनेजमेंट से, सिंपल सी बात है। इंक्वायरी करोगे एंड पूछोगे भाई इसका रीजन क्या है, एंड ये रीजन करोगे तो आप क्या टेस्ट करना चाहते हो, to ensure whether the test of controls have been performed, provide an appropriate basis for reliance on control। कि ये जो डेविएशन होने के बाद जो रीजन है सर, ये क्यों कर रहे हैं सर, इस चीज से इंक्वायरी क्यों कर रहे हैं, टू डिटरमाइन कि ये हमें अप्रोप्रिएट बेसिस देगा क्या फॉर रिलायंस ऑन कंट्रोल, इसके बेसिस पे हम रिलाई कर पाएंगे क्या कंट्रोल्स पे, ये चेक करने के लिए। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है, एडिशनल टेस्ट ऑफ कंट्रोल की जरूरत है क्या परफॉर्म करने की। एंड थर्ड पॉइंट है पोटेंशियल रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट नीड टू बी एड्रेस्ड यूजिंग द सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। कि भैया अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स फेल हो रहा है तो सब्सटेंटिव पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तो ये चेक करने के लिए आपको ये तीन ऑब्जेक्टिव्स है ना बेसिकली, उसी के लिए तो आप इंक्वायर कर रहे हो भैया ये डेविएशन क्यों है। क्या तीन ऑब्जेक्टिव, वेरी फर्स्ट टेस्ट ऑफ कंट्रोल जो परफॉर्म कर रहे हैं वो अप्रोप्रिएट बेसिस प्रोवाइड करेंगे क्या रिलायंस ऑन कंट्रोल्स के लिए। सेकंड थिंग एडिशनल टेस्ट ऑफ कंट्रोल जरूरी है क्या परफॉर्म करना। एंड थर्ड थिंग पोटेंशियल रिस्क क्या है जो एड्रेस करना पड़ेगा यूजिंग सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके। चलो अभी इररिस्पेक्टिव ऑफ द असेस्ड रोमम, क्या बोले, कोई भी असेसमेंट रहने दो रोमम का, भैया सबसे इंपॉर्टेंट चीज असेसमेंट लोअर रहने दो हायर रहने दो सिग्निफिकेंट रहने दो, ऑडिटर शैल डिजाइन एंड परफॉर्म द सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स फॉर ईच मटेरियल क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन एंड अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर। सो सर ऐसा मतलब नहीं है ना, ऑब्वियसली ना भैया, अगर लोअर रिस्क है तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि आप टेस्ट नहीं करोगे, नो यू हैव टू टेस्ट दैट। सर फिर ऐसे क्या हो गया, हम बोलते हैं ना मटेरियलिटी, तो मटेरियलिटी तो आप पहले करोगे प्लानिंग फेज में, मटेरियल के हिसाब से देखोगे आपके कौन से क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस अकाउंट बैलेंसेस कौन से मटेरियल है कौन से नहीं है, अगर नहीं है तो वो स्कोप ऑफ ऑडिट के बाहर चला जाएगा, ठीक है। बट जो स्कोप में आए उसमें अगर लोअर रिस्क है तो उसको आउट ऑफ स्कोप नहीं कर सकते, रिस्क की वजह से आउट ऑफ स्कोप नहीं कर सकते, वो तो अमाउंट एंड क्वालिटेटिव फैक्टर से होगा।
बट रिस्क के वजह से नहीं होगा, रिस्क के वजह से लोअर रहने दो, हायर रहने दो, सिग्निफिकेंट रहने दो, यू हैव टू कंसीडर एवरी मटेरियल क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन एंड अकाउंट बैलेंस। सही है, क्लियर विद दिस। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द एसेस रिस्क, वो लोअर रहने दो, हायर रहने दो, सिग्निफिकेंट रहने दो, यू हैव टू कंसीडर एवरी मटेरियल क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर फॉर द पर्पज ऑफ परफॉर्मिंग व्हाट बेटा, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स की बात की है, टीओसी की नहीं। टीओसी रिलेवेंट डिटरमाइन करेगा कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है, बट सब्सटेंटिव में तो डेफिनेटली यू हैव टू कंसीडर ऑल दिस थिंग्स। इसके बाद में लास्ट के 2 पॉइंट आपके आते हैं इसमें, ऑडिटर का सब्सटेंटिव प्रोसीजर जब आप परफॉर्म करोगे, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं चैप्टर 3 में, कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोजिंग प्रोसीजर है, देखो जो न्यू कोर्स के बंदे हैं उनको रिलेवेंस पता लग जाएगा, ये आपके बुक्स में है, बट ये ऐसे 330 का पार्ट है, ऐसे 330 एप्लीकेबल नहीं बोला, बट आपके बुक में है जो मैंने कवर कर लिया है चैप्टर 3 के थ्रू, कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोजिंग प्रोसीजर है परफॉर्म करोगे जो मैनेजमेंट का है, उसके लिए ऑडिटर के क्या सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करनी जरूरी है टू टेस्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोजिंग प्रोसीजर ऑफ द मैनेजमेंट। सही है, तो ये हमने चैप्टर 3 में कवर किया था, आपको पता है हम 2 चीजें करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे सर जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बैलेंसेस है वो अंडरलाइंग रिकॉर्ड से मैच हो रहे हैं क्या, वो देखो। एंड सेकंड थिंग देखो सर, मटेरियल जर्नल एंट्रीज का टेस्टिंग करो एंड अदर एडजस्टमेंट्स एग्री करो, रिकंसाइल करो। पहली चीज एफएस विद द अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, एंड सेकंड थिंग मटेरियल जर्नल एंट्रीज को टेस्ट करो, अदर एडजस्टमेंट्स भी टेस्ट करो जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैनेजमेंट ने किए हैं। दिस इज व्हाट टू टेस्ट द एफएससीपी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोजिंग प्रोसीजर ऑफ द मैनेजमेंट। ये चैप्टर 3 का देख लेना पार्ट, अगर आपने अच्छे से डिटेल में समझना है तो चैप्टर 3 के रिवीजन में मैंने अच्छे से कवर कर लिया है, आई बटन पे देख लेना। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, जब आपको सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस डिटरमाइन करना है, इवैल्यूएट करना है, तो सबसे पहले क्या सफिशिएंट है क्या एप्रोप्रिएट है, इसके लिए आप चेक करोगे इसे 500। सही है, तो 3 चीजें आपने देखनी है, 3 चीजों के बेसिस पे आप इवैल्यूएट करोगे सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस। सबसे पहला, बेस्ड ऑन द ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड एंड द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड, ऑडिटर शैल इवैल्यूएट कब, बिफोर द कंक्लूजन ऑफ द ऑडिट, वेदर द असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द असर्शन लेवल रिमेन एप्रोप्रिएट। क्या बोले कि वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि सही होना ही चाहिए कि भैया इन एविडेंस के बेसिस पे जो भी मुझे मिले हैं उसके बेसिस पे मैंने जो रिस्क असेस किया था, जो टेस्टिंग किया उस असेस रिस्क के बेसिस पे जो 315 के हिसाब से असेस किए थे उनमें कोई चेंज हो रहा है क्या। तो मैंने पहले बोला हायर रिस्क है, अभी वो लग रहा है क्या मुझे कि सिग्निफिकेंट है, तो वेदर देयर इज एनी चेंज इन रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू असेस्ड रॉमम ड्यू टू ऑडिट एविडेंस जो मुझे मिला आगे उसके बेसिस पे, तो वो देखना बहुत जरूरी है। सेकेंड, ऑडिटर ने इवैल्यूएट करना है एंड कंक्लूड करना है वेदर द सही सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हैज बीन ऑब्टेन। आपको याद होगा तो ये भी मैंने कवर किया है चैप्टर 3 के रिवीजन में, एंड ये बहुत रिक्वायर्ड होता है, ऐसे 330 रिक्वायर करता है, ऑडिटर हैज टू ऑब्टेन द सही फॉर द पर्पस ऑफ कंक्लूडिंग द ऑडिट प्रोसीजर। कंक्लूड करना है ऑडिट प्रोसीजर पे, इसके पास सही होना ही चाहिए, sufficient appropriate audit evidence. In forming an opinion, the auditor shall consider all the relevant audit evidence regardless of whether it appears to corroborate and to contradict the assertions in the financial statement. कुछ भी हो सा आपको सही लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। And the last thing, if the auditor has not obtained the सही, अगर उसको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला है तो उसने कुछ एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर करने हैं एंड ऑब्टेन करना है फर्दर ऑडिट एविडेंस। ठीक है, वो कंक्लूड तो नहीं कर पाएगा, बट अगर सर नहीं मिलता है तो फिर क्या, फिर चले जाओ अनेबल टू ऑब्टेन द सही, देन चले जाओ आपके ऐसे 705 में, ऐसे 705 के हिसाब से आइदर ये क्वालिफाइड ओपिनियन आएगा या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आएगा। आपको अगर 705 का फटाफट से चार्ट बता दूं तो 705 के चार्ट में हमने कवर किया था ये पॉइंट्स, सही मिला है या नहीं मिला है, ये 2 फैक्टर्स आते हैं। अगर सही मिला है एंड मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो है वो नॉट परवेजिव है तो क्वालिफाइड ओपिनियन, अगर परवेजिव है तो क्वालिफाइड ओपिनियन, सॉरी एडवर्स ओपिनियन, परवेजिव है तो एडवर्स ओपिनियन। बट मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो प्रोजेक्टेड लग रहा है सर मटेरियल तो है बट नॉट परवेजिव है, इन केस व्हेन यू डोंट हैव द सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तो यहाँ पे प्रोजेक्शन आएगा, एस्टिमेशन आएगा, एस्टिमेटेड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो है, सो मटेरियल मिसस्टेटमेंट नॉट परवेजिव है तो यहाँ पे आएगा आपका क्वालिफाइड ओपिनियन। बट अगर वो परवेजिव लग रहा है, एस्टिमेटेड टू बी परवेजिव एंड मटेरियल, तो इन दैट केस डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आएगा। अभी हम बात कर रहे थे इस सिनारियो की कि अगर सही नहीं मिला है आपको एंड तो कौन से अपने 705 के हिसाब से आइदर नॉट परवेजिव रहेगा तो क्वालिफाइड ओपिनियन आएगा, परवेजिव रहेगा तो डिस्क्लेमर ओपिनियन आएगा। ये जो पॉइंट था ये हमने यहाँ पे अभी कवर किया था। सही है, क्लियर विद दिस।
आई होप यू गाइज आर क्लियर विद दिस। कोई डाउट रहेगा तो मुझे बता देना, वी विल बी एबल टू कवर दिस कंप्लीटली थिंग। आप मुझे बता देना टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने यहाँ पे दिया है, टेलीग्राम ग्रुप गाइडलाइन सी ए सागर कासेट इन ब्रैकेट गाइडलाइन यू कैन टाइप एंड यू विल बी एबल टू डिस्कस विथ मी ऑल दी डाउट्स। सही है। अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो प्लीज़ मुझे बताना एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में बताए तो भी चलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे मुझे बताओगे तो भी चलेगा। एंड गाइज अगर आपको सच में पसंद आ रहा है तो लेट मी नो योर फीडबैक्स, योर सजेशंस एंड लाइक करो वीडियो को, कमेंट करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।